हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एमए फर्स्ट सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पारंपरिक लोक चित्रण शैलियों के बारे में। तो पहला पॉइंट आपका है केरल भित्ति चित्रण। केरल के भित्ति चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसे। दीवारों पर अंकित चित्र जो केरल प्रांत के मंदिरों की भित्तियों पर 17वीं शताब्दी से अंकित हो रहे हैं। यह भित्ति चित्र भारत में चित्रकला की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं। तो केरल के भित्ति चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? केरल के मंदिरों की भित्तियों पर, यानी कि केरल के मंदिरों की दीवारों पर। और ये चित्र बहुत ही सुंदर हैं। इन चित्रों की शैली कथकली और कुटियट्टम जैसी व्यंजनात्मक नाट्य परंपरा से ली गई है। तो कथकली एक प्रकार का नृत्य है, सभी जानते हैं। तो कथकली और कुटियट्टम जैसी जो नाट्य की परंपराएं हैं, उन्हीं से इन शैलियों की परंपरा जो है वो मेल खाती है। ठीक है। ये चित्र दृश्य काव्य की भांति दिखाई देते हैं। पौराणिक एवं धार्मिक गाथाएं इन चित्रों के विषय हैं। और इन चित्रों के विषय क्या हैं? तो इन चित्रों में पौराणिक गाथाएं और धार्मिक चित्रों को दिखाया गया है। अधिकांशतः देवता, राक्षस, मुनि एवं राजा आदि का अंकन किया गया है। और प्रमुख रूप से इन चित्रों में हमें क्या देखने को मिलता है? राक्षस, देवतागण और मुनि, राजा। ठीक है। इन रूपों के चेहरे गोल तथा बड़े बनाए गए हैं। और इन चित्रों के चेहरे गोल बनाए गए हैं और थोड़ा सा बड़े भी बनाए गए हैं। फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बने चित्रों को कुड कहा जाता है। और फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बने जो चित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुड। ठीक है। फ्रेस्को सेस्को एक तकनीक होती है जिसमें जो दीवार होती है, दीवार पर प्लास्टर सूख जाने के बाद चित्र बनाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं फ्रेस्को सेस्को। और अगर गीला ही प्लास्टर रहता है और उस पर चित्रांकन कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बने चित्रों को क्या कहते थे? कुड चित्र। आगे देखते हैं। यह भित्ति चित्र भारतीय धर्म ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखित तकनीक पर आधारित हैं। और ये चित्र जो हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो तकनीक दी हुई है उसी तकनीक पर आधारित हैं। द्रव्य लक्षण युक्त आकारों में गठन इनकी विशेषता है। आगे देखिए। होयसल कला से प्रभावित इन चित्रों के रंग पारंपरिक हैं। और होयसल कला से प्रभावित यहाँ के चित्र हैं और चित्रों के रंग कैसे हैं? पारंपरिक हैं। ठीक है। तो चित्र होयसल कला से प्रभावित हैं और रंग कौन से प्रयोग किए गए हैं? पारंपरिक रंग। चित्रों में लाल, नीले, पीले, हरे, श्वेत यानी सफ़ेद व काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्र संरक्षण के अभाव में लुप्त होने की कगार पर हैं। और इन चित्रों को संरक्षण ना मिल पाने के कारण ये चित्र लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। ठीक है। आगे देखिए। अगला पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट आपकी शैली कौन सी है? गंजिफा चित्रण कार्ड, कर्नाटक। तो गंजिफा चित्रण जो है ये कर्नाटक में किया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मैसूर कर्नाटक की परंपरागत खेल कार्ड बनाए जाने की कला जिन पर बारीक चित्रण किया जाता है। तो मैसूर में जो खेल कार्ड होते हैं, खेलने वाले कार्ड, ठीक है, जैसे अपने यहाँ ताश के पत्ते होते हैं उसी प्रकार से, तो जो खेल के कार्ड होते हैं उन पर बारीक चित्रण किया जाता है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? गंजिफा चित्रण या फिर गंजिफा कार्ड। यह चित्र मूलतः क्रीड़ा कार्ड होते हैं, यानी खेलने के कार्ड। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जैसे ताश के पत्ते होते हैं उसी प्रकार से ये भी कार्ड होते हैं जो खेलने के काम आते हैं, जिन्हें 300 वर्ष पूर्व वाडियार राजा महाराजा बनवाते थे। और 300 वर्ष पूर्व इन्हें वाडियार के राजा या महाराजा बनवाया करते थे। मैसूर के राजा मुमड़ी
कृष्ण राजौड़ के समय यह कला खूब प्रचलित थी। तो एक राजा थे मैसूर के जिनका नाम था मुमड़ी कृष्ण राजौड़। तो इनके समय यह कला बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कि कार्ड पर चित्रण करने की कला बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, जिन्होंने बहुत अधिक खेल के कार्ड बनवाए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे खेल के कार्ड बनवाए और यह खेल कार्ड 120 प्रकार के बनाए जाते थे। और ये जो खेल के कार्ड होते थे ये 120 प्रकार के बनते थे। लुप्त प्राय यह कला करीब 40 वर्ष पहले पुनर्जीवित हुई और यह जो कला थी यह लुप्त होने लगी थी, लेकिन लगभग 40 वर्ष पहले ये फिर से पुनर्जीवित हुई थी जब रघुपति भट्ट जी को एक कार्ड संग्रहालय से प्राप्त हुआ। रघुपति जी को एक कार्ड संग्रहालय से मिला था, तो ये कला फिर से पुनर्जीवित हुई क्योंकि उन्होंने इन कार्डों को फिर से बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, और उन्होंने पुनः इन कार्डों को बनाना प्रारंभ किया। इन्होंने लगभग 40 कलाकारों को प्रशिक्षित किया और वर्तमान में लगभग 15 से 20 कलाकार ही इन कार्डों की रचना कर रहे हैं। तो ये कला लुप्त होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन रघुपति भट्ट जी इनको एक कार्ड संग्रहालय से प्राप्त होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए 400 कलाकारों को प्रशिक्षण देते हैं और फिर से इस कला को ये संरक्षित कर लेते हैं, यानी कि कार्ड बनना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। और वर्तमान में लगभग 15 से 20 कलाकार ऐसे हैं जो अभी भी इस चित्रण शैली है इसमें कार्य कर रहे हैं। चित्रण विषय प्रायः राजाओं के एवं धार्मिक होते थे। तो चित्रण विषय क्या होते थे, यानी चित्रों में ये लोग क्या बनाते थे, तो राजाओं के चित्र होते थे और धर्म से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, जिनमें आगे देखिए, जिनमें देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, जिनमें देवी देवताओं के चित्र बनते थे। दशावतार का चित्र विशेष रूप से बनाया जाता था और इन चित्रों में दशावतार यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण विशेष रूप से किया जाता था। कन्नड़ में इन्हें देवरा आता कहा जाता था और कन्नड़ में इन्हें क्या कहते थे, देवरा आता। ठीक है, आगे देखिए, रंग प्राकृतिक तथा वानस्पतिक प्रयोग में लाए जाते थे। और रंग कौन से प्रयोग होते थे, प्राकृतिक और वानस्पतिक। ऊपर से सोने की पन्नी से सजावट की जाती थी। अधिकांशतः चित्र कार्ड गोल बनाए जाते थे और अधिकांशतः चित्र या फिर कार्ड कैसे बनाए जाते थे, गोल आकार में। इनके किनारे अवश्य बनाए जाते हैं। पृष्ठभूमि गहरे रंग की होती थी। पृष्ठभूमि कैसी होती थी, थोड़ा डार्क कलर की, गहरे रंग की। ठीक है, और चटक रंगों का प्रयोग सीमित स्थानों पर किया जाता था, यानी कि चटक रंगों का जो प्रयोग है वो सीमित स्थानों पर यानी कुछ ही स्थानों पर किया जाता था जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती थी। वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित आकारों के चेहरे चौड़े, गोल तथा शांत प्रिय भाव वाले बनाए जाते थे। और वस्त्र एवं आभूषण से जो चित्र बनाए जाते हैं वो सुसज्जित किए जाते थे और चेहरे चौड़े, गोल होते थे और शांत प्रिय भाव वाले चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, चित्रों के भाव कैसे होते थे, शांतिपूर्ण। आकृतियाँ प्रायः ठिगनी बनाई जाती हैं, यानी कि छोटे कद की आकृतियाँ बनाई जाती थी। और यह कार्ड काष्ठ, ताड़ के पत्ते, मोटे कड़े कपड़े एवं दख्ती आदि में तैयार किए जाते थे। तो ये चित्र काष्ठ यानी लकड़ी के, ताड़ के पत्ते, ताड़ का एक पेड़ होता है उसके पत्ते, और मोटे कड़े कपड़े एवं दख्ती, ठीक है, दख्ती आदि में तैयार किए जाते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कलमकारी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने ऑलरेडी पेपर अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं कलमकारी के बारे में। तो कलमकारी प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में की जाती है। और आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के निकट मछलीपट्टनम एवं श्रीकालाहस्ती जिले की वानस्पतिक रंगों द्वारा वस्त्रों पर कलमकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के निकट
मछलीपट्टनम नामक स्थान पर और श्री कलाहस्ती जिले में जो वानस्पतिक रंगों द्वारा वस्त्रों पर कलमकारी की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की कलाकारी विश्व प्रसिद्ध है। चित्तूर जिले की और श्री कलाहस्ती जिले की चित्रकारी जो है, कलमकारी, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, यह कार्य विगत 300 वर्षों से सूती वस्त्रों पर परंपरागत किया जा रहा है। बहुत कठिन प्रक्रिया स्वरूप कलमकारी तैयार होती है और कलमकारी की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। ठीक है, मूलतः यह मंदिर में टांगे जाने वाले वस्त्र चित्र थे जो बाद में सजावटी व उपयोगी वस्त्र बने। तो प्रमुख रूप से ये चित्र मंदिरों में टांगे जाने वाले वस्त्र चित्र थे। ठीक है, इन पर चित्रकारी करके मंदिरों में टांगा जाता था, लेकिन बाद में ये सजावटी और उपयोगी वस्त्र बने, यानी सजावट और उपयोग के काम आने लगे। आगे देखिए, अभिरचनाएं प्रायः करघों पर ना होकर रंगों द्वारा हाथ से बनाई जाती हैं। तो कलमकारी हाथ द्वारा की जाती है। वस्तुतः हाथ से वस्त्र पर चित्रकारी की सबसे प्राचीन विधि है और कलमकारी वस्त्र पर हाथ से चित्रण करने की प्राचीन विधि है। इस शैली में बनाए जाने वाले चित्रण के विषय, अब विषय देख लीजिए कौन कौन से हैं। देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप, रामायण महाभारत के विभिन्न पात्र और धार्मिक पुराण के कथानक एवं महाकाव्य के आख्यान होते हैं। तो चित्रों के विषय क्या रहते हैं? देवी देवताओं के विभिन्न रूप, जैसे अष्टभुजा दुर्गा हो गई तो इनके 9 रूप हैं, तो 9 रूपों का अंकन, और रामायण के पात्र हैं उसका अंकन, महाभारत के विभिन्न पात्रों का अंकन, और धार्मिक पुराण के कथानक, जो धार्मिक पुराणों के कथानक होते हैं, छोटी छोटी कथाएं होती हैं, उनका अंकन, और महाकाव्य के आख्यान। ठीक है, तो ये हो गए जो कलमकारी के विषय हैं। आगे देखिए, इसी के साथ फूल पत्तियों एवं ज्यामिति अभिकल्पन भी बनाए जाते हैं और साथ ही साथ फूल पत्तियों और ज्यामिति आकारों की भी रचना की जाती है। बड़े चित्रों में संपूर्ण कथानक का चित्रण होता है और छोटे चित्रों में विशेष दृष्टांत दिखाए जाते हैं। तो जो बड़े चित्र होते हैं, काफ़ी बड़े चित्र, तो उसमें पूरी कथा का चित्रण किया जाता है और छोटे चित्रों में केवल एक दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठभूमि में धार्मिक प्रतीक कमल, चक्र, शंख व बिंदु, पशु पक्षी, पहिया एवं बिल्ली का पंजा प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। और पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में क्या बनाया जाता है? धार्मिक प्रतीक कमल, चक्र, शंख व बिंदु और पशु पक्षी, पहिया एवं बिल्ली का पंजा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में की जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सीमित रंगों का प्रयोग किया जाता है और रंग सीमित ही लगाए जाते हैं। देवताओं की आकृति के लिए नीला, पीला, दानवों की आकृति के लिए हरा, नारी आकृति के लिए पीला तथा पृष्ठभूमि के लिए लाल, काला, पीले का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो देवताओं की आकृति के लिए नीले और पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दानवों की आकृति के लिए हरा, यानी दानवों या फिर राक्षसों की आकृति जो बनाई जाती है उसके लिए हरे रंग का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, और नारी आकृति के लिए पीले रंग का। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के लिए लाल, काले और पीले का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाता है। चित्रण का कार्य नुकीले बांस की छड़ में बाल अथवा कपड़े की गद्दी बनाकर इस पर धागा लपेटकर किया जाता है। तो चित्रण कार्य कैसे ये लोग करते हैं या फिर तूलिका कैसे बनाते हैं? तो बांस की नुकीली छड़ ले लेते हैं, उसके एक सिरे पर बाल या फिर कपड़े की गद्दी बनाकर धागे से लपेटकर तूलिका बना लेते हैं। और इस कार्य के लिए तूलिका विभिन्न मोटाई की बनाई जाती है। जैसा वर्क करना होता है, अगर बारीक वर्क करना है तो पतली तूलिका, और मोटाई वाला अगर कार्य करना है तो उसके लिए मोटी तूलिका। इस शैली में वस्त्रों पर चित्रकारी की जाती है, और इस शैली में चित्रकारी कहाँ की जाती है? वस्त्रों पर यानी कपड़ों पर, और साथ में चित्र भी बनाए जाते हैं। कलमकारी वस्तुतः चित्रकारी है। कलमकारी प्रमुख रूप से क्या है? चित्रकारी। चित्रण हेतु सर्वप्रथम कपड़े या फिर वस्त्र की
माड़ निकालकर कपड़े को हर बहेड़ा मिश्रण में थोड़ी देर तक डुबोकर निकाल कर सुखा लेते हैं। तो चित्रण करने की यहाँ पर विधि दी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े की माड़ को निकाल लेते हैं। उसके बाद में कपड़े को हर बहेड़ा मिश्रण में थोड़ी देर तक डुबो देते हैं। हर बहेड़ा एक प्रकार का फल होता है, तो उसी के मिश्रण में थोड़ी देर तक इसे डुबो देते हैं, फिर निकाल कर सुखा लेते हैं। कपड़ा पीली रंगत वाला हो जाता है, क्योंकि हर बहेड़ा जो होता है इसका रंग भी पीला होता है, तो इसीलिए कपड़ा पीली रंगत वाला हो जाता है या फिर पीले रंग का कपड़ा हो जाता है। अब रेखांकन के लिए विशेष द्रव लिया जाता है। अब इस पर रेखांकन करने के लिए एक विशेष प्रकार का द्रव लिया जाता है, जो लोहे के टुकड़े को गुड़ के साथ पानी में भिगोकर 15 दिन तक रखकर तैयार किया जाता है। तो लोहे के टुकड़े को गुड़ के साथ पानी में भिगोकर 15 दिन तक रखते हैं और इसी द्रव से रेखांकन किया जाता है। और इसी तैयार द्रव से आकृति का बाह्य रेखांकन नुकीली कलम द्वारा किया जाता है। यह रेखांकन थोड़े समय पश्चात काला पड़ जाता है, और यह रेखांकन जो किया जाता है या थोड़े समय बाद कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है। तत्पश्चात बहते जल में कपड़े को धोया जाता है और रेखांकन करने के बाद में बहते जल में कपड़े को धुल दिया जाता है। वस्त्रों में लाल रंग सतावर या मजिष्ठा से, पीला रंग हर के फूल को पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है। तो रेखांकन करने के बाद इस पर रंगांकन किया जाता है, यानी रंग लगाए जाते हैं। तो रंगों में देखिए, लाल रंग कैसे तैयार करते हैं, सतावर या फिर मजिष्ठा से। और पीला रंग कैसे बनाते हैं, तो हर बहेड़ के फूल से, ठीक है। और फूल से कैसे निकालते हैं, तो फूल को पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है। फिर नीला रंग नील से, और नीला रंग कैसे बनाते हैं, नील से, तथा हरा रंग नीले व पीले के मिश्रण से बनाया जाता है। हरा रंग नीला रंग और पीला रंग आपस में मिक्स करते हैं तो कैसा बन जाता है, हरा रंग। तो हरा रंग नीले और पीले के मिश्रण से तैयार किया जाता है। फिर फिटकरी, हरितिका एवं दूध का भी प्रयोग किया जाता है, और इसमें फिटकरी, हरितिका व दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, रंगांकन के लिए चौड़ी कलम का प्रयोग किया जाता है और रंगने के लिए चौड़े ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इस कलम का किनारा रेशेदार होता है, और कलम का किनारा कैसा होता है, रेशेदार। प्रत्येक रंगांकन के बाद वस्त्र धोया जाता है और हर बार वस्त्र को धुलते हैं। रंगांकन करने के बाद में वस्त्र को धुल देते हैं। फिर इस विधा से पोशाक, पर्दे, पलंगपोश और तहमत या फिर लुंगी, मेजपोश, स्कर्ट, जैकेट और फैब्रिक गृह उपयोगी अन्य वस्त्र एवं चित्र बनाए जाते हैं। तो कलमकारी के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर पोशाक, पर्दे, पलंगपोश, लुंगी, मेजपोश, स्कर्ट, जैकेट इत्यादि चीज़ें तैयार की जाती हैं। 17वीं सदी में इसके निर्यात के प्रमाण भी मिले हैं, और 17वीं सदी में इसके निर्यात के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि ये चीज़ें यहाँ से बाहर भी भेजी जाती हैं। तो इस चीज़ के प्रमाण 17वीं सदी में हमको देखने को मिले हैं। इस कला के वस्त्र बर्मा, थाईलैंड, मालदीव, फारस, ईरान व यूरोप में निर्यात किए जाते थे। तो इस कला से यानी कलमकारी के द्वारा जो चीज़ें तैयार की जाती थीं वो थाईलैंड, बर्मा और मालदीव, फारस, ईरान व यूरोप में निर्यात किए जाते थे, यानी भेजे जाते थे, अपने यहाँ से इन देशों में भेजे जाते थे। इस शैली के वस्त्रों की चित्रकारी में रूप दक्षिण भारतीय चित्र शैली के बनाए जाते हैं। तो इस शैली में जो रूप बनाए जाते हैं वो दक्षिण भारतीय शैली के बनाए जाते हैं, यानी दक्षिण भारतीय शैली से मेल खाते हैं। और इन आकृतियों का मुख गोल, शरीर हष्ट-पुष्ट लय में, हाथ व पैर के बड़े पंजे, और पुरुषों को फ्रिलदार धोती, कंधे पर पटका, स्त्रियों को फ्रिलदार धोती, ब्लाउज, कंधे पर पटका धारण किए हुए बनाया जाता था। तो पुरुषों को फ्रिलदार धोती, कंधे पर पटका, और स्त्रियों को फ्रिलदार धोती, ब्लाउज और कंधे पर पटका धारण किए हुए बनाया जाता था।
इस चित्रण में बिंदुओं व रेखाओं की सजावट अवश्य की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कलमकारी में बिंदुओं व रेखाओं की सजावट अवश्य की जाती है और यही मेन है, इसी के कारण ये चित्र थोड़ा और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। ठीक है। रेखांकन गतिमय होता है। मुसलीपट्टनम एवं श्रीकलाहस्ती में कलमकारी में थोड़ी तकनीक का अंतर रहता है। मुसलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती की जो कलमकारी है इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। यह चित्र धार्मिक शिक्षा के लिए सजावटी एवं उपयोगी होते हैं और ये चित्र धार्मिक शिक्षा के लिए यानी धर्म की शिक्षा देने के लिए और सजावट के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टिकुली कला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछली बार इससे भी प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान से इसे भी पढ़िएगा। टिकुली कला प्रमुख रूप से बिहार में की जाती है। बिहार राज्य में टिकुली कला प्रमुख रूप से की जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं तो मगध क्षेत्र की परंपरागत महिला प्रसाधन की कला जो माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी पर की जाती है। जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं उसी बिंदी पर ये कला की जाती थी। कहाँ? बिहार में। बिंदी अर्थात टिकुली, बिंदी को टिकुली भी कहते हैं, जानते होंगे सभी लोग। जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि बिंदी को टिकुली भी कहते हैं। तो टिकुली सुहाग एवं श्रृंगार की वस्तु है, सभी जानते हैं, जिसका महत्व भारतीय संस्कृति में विशेष है। तो बिंदी पर ही ये कला की जाती है, टिकुली कला। नाम से ही लग रहा है टिकुली कला यानी कि बिंदी पर की जाने वाली कला। आगे देखिए, पटना में यह बिंदियाँ विभिन्न आकारों की कलात्मक बनाई जाती हैं और पटना में ये बिंदियाँ विभिन्न आकारों की और कलात्मक बनाई जाती हैं। इस पर बारीक बारीक लोक अभिकल्पन बनाए जाते हैं और इन बिंदियों पर बारीक यानी बहुत ही महीन लोक अभिकल्पन बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में ये बिंदी बनी हुई है और इस पे बीच में देखिए लोक आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह टिकुली प्लास्टिक, सोना एवं चांदी की बनाई जाती थी और ये बिंदियाँ प्लास्टिक की, सोने की और चांदी की बनाई जाती थी। पूर्व काल में जब राजा रानी होते थे तब अभिजात्य वर्ग के रूप श्रृंगार की पहचान टिकुली थी। टिकुली से व्यक्ति की पहचान होती थी कि वह सामान्य श्रेणी का है या विशिष्ट श्रेणी का। अभिजात्य वर्ग सोने व चांदी की बिंदियों का इस्तेमाल करता था और सामान्य वर्ग की स्त्रियां सिंदूर अथवा प्लास्टिक की बिंदी का इस्तेमाल करती थीं। तो अभिजात्य वर्ग या फिर उच्च वर्ग या फिर रानियां सोने और चांदी की बिंदियों का इस्तेमाल करती थीं और सामान्य वर्ग के लोग प्लास्टिक से बनी बिंदियों का या फिर सिंदूर की बिंदियों का इस्तेमाल करते थे। समय के साथ साथ सोने व चांदी की बिंदियों का प्रचलन सनह सनह समाप्त हो गया। उनका स्थान अन्य विधाओं की बिंदियों ने ले लिया। पटना में करीब 500 परिवार सोने व चांदी की बिंदियां बनाते थे, वह विनाश की कगार पर आ गए। तो धीरे धीरे क्या होता है, सोने और चांदी की बिंदियों का प्रचलन समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर अन्य विधाओं से बनी बिंदियां प्रयोग में आने लगी। पटना में करीब 500 परिवार ऐसे थे जो सोने और चांदी की बिंदियां बनाते थे। वह परिवार विनाश की कगार पर आ गए। सन 1950 तक यह टिकुली कला अंतिम पड़ाव पर थी और 1950 पर यह टिकुली कला अंतिम पड़ाव पर थी। 90 के दशक में इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इस मात्र कला ने एक नया रूप प्राप्त हुआ। इस मात्र कला को एक नया रूप प्राप्त हुआ। अब यह कला केवल माथे पर की बिंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य वस्तुओं में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तो टिकुली कला प्रमुख रूप से बिंदी पर ही की जाती थी, लेकिन बाद में यह कला केवल बिंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। उपेंद्र महारथी के भागीरथ प्रयास से इस कला ने एक नया रूप धारण किया और इसका नाम टिकुली शिल्प कला पड़ा। तो उपेंद्र नाथ महारथी का विशेष योगदान रहा इस कला को एक नए रूप में परिवर्तित करने के लिए। यह बिहार के मिथिलांचल की चित्रशैली एवं मगध की लोक संस्कृति के परस्पर समन्वय से जन्मी थी। टिकुली शिल्पकला मिथिलांचल की चित्रशैली और मगध की लोक संस्कृति के परस्पर समन्वय से जन्मी थी।
टिकुली कला के अभिप्रायों का प्रयोग विभिन्न वस्तुएं, कोस्टर, प्लेट, ट्रे, पेन स्टैंड, लैंप शेड, वॉल हैंगिंग, टेबल मैट एवं आंतरिक सज्जा की वस्तुएं तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं में किया जाने लगा। तो पहले इस कला का प्रयोग केवल जो माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी पर ही किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग ट्रे, प्लेट, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग और लैंप शेड, आंतरिक सज्जा की जो वस्तुएं होती हैं या फिर अन्य उपयोगी वस्तुएं, इनमें भी इस कला का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए। यह नई कला अब आंतरिक सज्जा का महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। इस कला को बनाए जाने के 15 स्तर होते हैं। इस कला को बनाए जाने के कितने स्तर होते हैं? 15 स्तर। ये टिकुली कला की बात नहीं हो रही है, टिकुली शिल्प कला की। आगे देखिए। सर्वप्रथम अग्निशह व जलसह बोर्ड लेते हैं। अग्निशह व जलसह यानी कि जिस पर अग्नि या फिर अग्नि यानी कि आग और जल का कोई प्रभाव ना पड़े, तो बोर्ड लेते हैं। बोर्ड को वस्तु के अनुरूप वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार काटकर रेगमाल द्वारा सतह को चिकना करते हैं। तो जिस प्रकार की आपको आकृति बनानी है, वर्गाकार बनानी है तो वर्गाकार, आयताकार बनानी है तो आयताकार या फिर गोलाकार, जैसा आपको बनाना है वैसा उसे कट कर लीजिए। हार्ड बोर्ड को कट कर लीजिए। फिर रेगमाल की सहायता से उसे रगड़ के चिकना करते हैं। फिर अस्तर लगाना, उस पर अस्तर लगाते हैं। इनेमल पेंट द्वारा सतह को गहरे रंग से रंग कर, फिर क्या करते हैं, इनेमल पेंट से सतह को गहरे यानी डार्क रंग से रंग देते हैं। उसमें मधुबनी चित्रण शैली के प्रतीकों व आकारों एवं टिकुली कला के प्रतीकों का समन्वय कर श्वेत रंग से रेखांकन करते हैं। मधुबनी चित्रण के प्रतीक और टिकुली कला के जो प्रतीक हैं उनको आपस में मिक्स करके श्वेत यानी सफ़ेद रंग से रेखांकन करते हैं। इस पर लाल, पीली, हरे रंग से अलंकरण किया जाता है। यह कला आज लोकप्रिय रूप धारण कर चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टिकुली कला और टिकुली शिल्प कला। तो आज हम लोगों ने कितने टॉपिक डिस्कस किए हैं? टिकुली कला और कलमकारी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। फिर अगला है गंजिफा चित्रण और केरल भित्ति चित्र। तो 4 टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और आज के लिए दोस्तों यहीं तक, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।